नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 16 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। आज के वीडियो की अट्रैक्शंस देख लेते हैं। हमारे आज के वीडियो में नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ऑपरेशन ग्रीन्स, ई नैम और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं का नाम आया है। तो स्लाइड को पढ़ के आप उनके बारे में जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत योजना की। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के बारे में नई दिल्ली में वित्त मंत्री हमारी जो है निर्मला सीतारमन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जो है उन्होंने कुछ घोषणाएं की कल। इसमें सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,63,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है। किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड बनाने की घोषणा की गई है। माइक्रो खाद्य उपक्रम, मवेशी टीकाकरण, डेयरी क्षेत्र, हर्बल खेती, मधुमक्खी पालन और फल तथा सब्जियों के लिए भी योजनाओं की घोषणा की गई है। सरकार किसानों, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइमरी एग्री कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कृषि उद्यमियों और कृषि ढांचागत कोष के तहत स्टार्टअप्स के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देगी और ये जो फंड होगा ये जल्दी ही बनाया जाएगा। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज जो होते हैं उनके लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की गई है। इस योजना से 2 लाख माइक्रो खाद्य उपक्रमों को लाभ होगा। सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करेगी और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से 11,000 करोड़ रुपए जो होंगे वो मैरीन इनलैंड फिशरीज तथा एक्वाकल्चर के लिए, जबकि 9,000 करोड़ रुपए जो होंगे इसके आधारभूत ढांचे जैसे फिशिंग हार्बर्स, कोल्ड चेन और मार्केट्स के विकास के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है हमारा, उसके अंतर्गत जो कैटल्स हैं, मवेशी, उनके टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपए का प्रावधान एक कोष बनाया गया है। डेयरी प्रोसेसिंग के लिए 15,000 करोड़ रुपए के एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है। लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए की कोष की घोषणा की गई है। बी कीपिंग के लिए यानी कि मधुमक्खी पालन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे 2 लाख मधुमक्खी पालकों को लाभ होगा। सरकार ने सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचने वालों को ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत लाने की घोषणा की है। पहले ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत केवल टमाटर, प्याज और आलू शामिल थे, तो अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है उसको सैंक्शन किया गया है। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की। हमारी जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है इंडियन पोटास लिमिटेड, उसने म्यूरिएट ऑफ पोटास की कीमत मौजूदा 19,000 रुपये प्रति टन से घटाकर 17,500 रुपये प्रति टन करने का फैसला किया है। इसका जो लाभ होगा वो छोटे और मझोले किसानों को फायदा होगा। इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। बात करते हैं ई नैम की। अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि उपज व्यापार पोर्टल, जिसको ई नैम बोलते हैं हम, उससे 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1,000 से अधिक मंडियां जुड़ गई हैं। हमने अपनी 2 मई और 12 मई वाली न्यूज में भी इसको कवर किया था, उस वीडियो में भी आप इस खबर को देख सकते हैं। कृषि मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कल ई नैम प्लेटफॉर्म से 38 के आसपास मंडी को जोड़ा गया। इस ऑनलाइन डिजिटल मंडी का उद्देश्य जो है वो लेन देन की लागत कम करना और किसानों तथा अन्य संबंधित पक्षों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने में मदद करना है। वन नेशन वन मार्केट का लक्ष्य किसानों, व्यापारियों और मंडियों को ई नैम पोर्टल के जरिए कृषि उपज की ऑनलाइन खरीद फरोख्त के लिए एक मंच पर लाना है। पिछले 4 साल में 1,66,00,000 किसान, 1,31,000 व्यापारी, 73,000 से ज़्यादा कमीशन एजेंट और 1,000 से ज़्यादा फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इससे जुड़े हुए हैं अभी। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की। हमारे उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत राज्यों के प्रवासी मजदूरों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो पूरी तरह से तैयार है। उसने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। उसके अलावा जून और मई के महीने में प्रवासी कामगारों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। तो एक अच्छी खबर है इन लोगों के लिए। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की। हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में कोविड-19 के बारे में मंत्री समूह की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसकी हाईलाइट्स की बात कर लेते हैं। आज तक कुल 8,694 स्वास्थ्य सुविधा केंद्र काम कर रहे हैं, जिनमें से 919 कोविड-19 समर्पित अस्पताल, 2,036 कोविड स्वास्थ्य केंद्र और 5,739 कोविड केयर सेंटर हैं।
कोरोना मरीजों के लिए 18,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को 84,22,000 के आसपास N95 मास्क और लगभग 48 लाख जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं PPE उसकी किट उपलब्ध कराई है। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। हमारी केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष बसें चलाने की परमिशन दी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए टिकट की कंफर्मेशन के आधार पर रेलवे स्टेशन से निवास तक यात्री को लाने और ले जाने की परमिशन दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसे रेलवे स्टेशनों के से विशेष बसें चलाने की अनुमति दी गई है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या किसी प्राइवेट व्हीकल की व्यवस्था नहीं है। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक कुल 56 उड़ानों से 12 देशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। इस जो मिशन का जो दूसरा फेज होगा वो आज से शुरू हो रहा है, जो 22 मई तक चलेगा और इस फेज में 31 देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। अब तक 1,88,000 प्रवासी भारतीयों ने वापसी के लिए पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बात करते हैं नेवी की ऑपरेशन समुद्र सेतु की। समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत भारतीय नौसेना का जो वेसल है INS जलस्सु, वो कल मालदीव की राजधानी माले से फिर समुद्री यात्रा प्रारंभ कर केरल और लक्षद्वीप के लगभग 700 निवासियों को वापस लाया। इससे पहले INS जलस्सु ने रविवार को 698 भारतीयों को वापस लेकर आया था कोची। एक और हमारा वेसल है INS मगर, वो 202 भारतीयों को लेकर रविवार को कोची पहुंचा था। तो ये हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसके अलावा ये हमारा जो नेवी है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है हमारी इस वंदे भारत अभियान के तहत। बात करते हैं मिशन ग्रैंड केयर की। केरल में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के उपायों दूसरे चरण में आज से मिशन ग्रैंड केयर के नाम का एक अभियान शुरू हो रहा है। इसका उद्देश्य पूरे राज्य में बुजुर्गों की देखभाल के संदेश का प्रचार करना है। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की। फसल वर्ष 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्न की जो पैदावार है वो 29,56,70,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले 1,04,60,000 टन ज़्यादा है। कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 की प्रमुख फसलों की पैदावार का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी करते हुए जानकारी दी। 2019-20 के दौरान चावल की पैदावार लगभग 11,80,00,000 टन होने का अनुमान है। इसके अलावा इस अवधि में गेहूं की जो पैदावार होगी वो रिकॉर्ड 10,70,00,000 टन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। साल 2019-20 में दालों की कुल पैदावार 2,30,00,000 टन से ज्यादा होने की संभावना है। मंत्रालय ने कहा कि जून से सितंबर 2019 की अवधि में मानसून में कुल वर्षा जो है वो दीर्घकाल से के औसत से 10% से ज्यादा रही है और साल 2019-20 के दौरान ज्यादातर फसलों की पैदावार अनुमानित पैदावार से अधिक रही है। तो ये हमारे लिए जो फूड सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है देश के लिए। बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार की सेना ने कल भारत को नॉर्थ ईस्ट भारत से 22 उग्रवादियों को सौंपा। इनमें UNLF और NDFB के बड़े कमांडर शामिल हैं और अधिकतर उग्रवादी जो है वो असम और मणिपुर से हैं। म्यांमार की सेना ने म्यांमार में जो अलगाववादी संगठन है उनके खिलाफ भारत और म्यांमार की ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इन उग्रवादियों को भारत को सौंपा है। तो ये 2 आतंकवादी संगठन है जिससे ये लोग जुड़े रहे हैं और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी खबर है। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रा स्कीम को मंजूरी दी है। इस क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक जांच अवसंरचना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये योजना 5 साल तक जारी रहेगी और उसके तहत निजी उद्योग की भागीदारी में 6 से 8 नए जांच केंद्र बनाने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 16 मई है। 16 मई 1929 को ऑस्कर अवार्ड्स पहली बार दिए गए। ये अवार्ड 1927 में एक मूवी आई थी विंग्स के नाम से। उस मूवी के जो स्टार थे एमिल जेनिंग्स और जेनेट गैनोर, उन्होंने जीते थे पहले जो अवार्ड थे वो। 16 मई 1960 को अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर मेमन ने पहली बार फंक्शनल लेजर को फायर करने में सफलता पाई। 16 मई 1966 को चीन में कम्युनिज्म को मजबूत करने के लिए माओ जेदांग द्वारा शुरू किया गया कल्चरल रेवोल्यूशन आरंभ हुआ। ये अगले 10 साल तक चला। 16 मई 1975 को जापान की जुंको ताबेई माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली वर्ल्ड की पहली महिला बनी। इसके अलावा 16 मई 2019 को ही दक्षिण अफ्रीका की
सैरे खुमालो जो थी वो अफ्रीका की वो पहली अश्वेत महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। उसके अलावा 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो ये थे आज के स्टैटिक फैक्ट्स और खबरें। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।